नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने हूँ और जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है और वो है पत्रकारिता आज के दौर की और आज के दौर के बाद की पत्रकारिता। यद्यपि मैं इसको वर्गीकृत कर चुका हूँ कोरोना के पहले की पत्रकारिता और कोरोना के बाद की पत्रकारिता। ये एक तात्कालिक वर्गीकरण है, लेकिन एक जो गंभीर वर्गीकरण है वो ये है कि आज के ज़माने की पत्रकारिता क्या है और इस पत्रकारिता का भविष्य क्या है। मैं इसी की बात करूँगा, लेकिन आज के दौर की पत्रकारिता पर आने से पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता आई कैसे। क्योंकि जब तक हम उन सब तथ्यों को, विषयों को नहीं समझेंगे कि भारतवर्ष में पत्रकारिता का उद्भव और विकास कैसे हुआ, तब तक आज के पत्रकारिता का जो रूप है उसके बारे में हम एक स्पष्ट चित्र नहीं खींच पाएंगे। तो ये जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से एओ हुम ने कांग्रेस पार्टी गठित की और एक राजनीतिक चेतना विकसित हुई और एक आंदोलन चला, अखबार भी अंग्रेजों की ही देन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब मुख्यालय कलकत्ता में था तो उस कंपनी के एक मुलाजिम जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में एक पर्चा निकाला और उस पर्चे में कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के, उनके क्रियाकलापों के, उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के किस्से लिख के पर्चे में बांटना शुरू किया। लेकिन वो पर्चा इतना पॉपुलर हुआ कि उसको उसने नियमित कर दिया और उसका नाम बंगाल गजट या कलकत्ता एडवर्टाइजर, इस नाम से उस अखबार को शुरू किया। वो अखबार जिस तरीके के अखबार की हम कल्पना करते हैं कि अखबार एक मिशनरी है, समाज सेवा के लिए है, तो हिंदुस्तान का जो पहला अखबार जो किसी एक अंग्रेज ने जारी किया, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, वो कोई सरोकार की पत्रकारिता का अखबार नहीं था। बल्कि चूंकि वो एक मुलाजिम था तो अन्य मुलाजिम किस तरीके से ऐश कर रहे हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस तरीके से वो कंपनी के पैसे और भारत में लूट खसोट की से अपनी जेब भर रहे हैं, इसकी एक ईर्षा जनित उसका प्रस्तुतिकरण था। लेकिन बंगाल गजट के निकलने के बाद एक जो बौद्धिक लोग थे उनके दिमाग में ये बात जरूर आई कि अखबार सामाजिक चेतना जगाने का एक बड़ा माध्यम हो सकता है। यद्यपि ऑगस्टस हिकी को, जैसा कि होता है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाता उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने जल जहाज में बैठाया और उसके बारे में कहा जाता है कि समुंदर में उसको फेंक दिया। तो बहरहाल ये पहले पत्रकारिता जो अंग्रेजी में एक अखबार निकला जेम्स ऑगस्टस हिकी का, हिकी गजट के नाम से ज़्यादा चर्चित हुआ, वो उसकी कहानी थी। लेकिन ये घटना महत्वपूर्ण थी। उसका इंटेंशन भले भी कैसे रहा हो हिकी का, लेकिन उसने एक रास्ता खोल दिया। और उस समय कलकत्ता ज्ञान और चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र था। सामाजिक, माने इस देश में यदि सामंतशाही और जमींदारी और शोषण की जो पराकाष्ठा थी उन दिनों पश्चिम बंगाल में ही थी। बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी का डेरा वहाँ जमा हुआ था और उससे पहले के जो जमींदार लोग थे, जो राजे महाराजे थे, उनका शोषण और उनका जो क्रूरतापूर्ण व्यवस्था थी, उससे वो पूरा पश्चिम बंगाल बड़ा आहत था। अंधविश्वास थी, कुरीतियाँ थीं। तो राजा राम मोहन राय ने बंगाल कौमुदी करके
संवाद कौमुदी करके एक पत्रिका निकाली, और इसके बाद से जो सिलसिला चल निकला, तो जो जिनको हम बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय यानी लाल बाल पाल, तीन बड़े नेता जो गरम दल के नेता माने जाते थे, और महात्मा गांधी के अभ्युदय के पहले के सबसे सशक्त और सबसे बड़े नेता थे। इन तीनों महान नेताओं ने अखबार की ताकत को पहचाना और तीनों ने अखबार निकाले। मराठा केसरी निकाला लोकमान्य जी ने, पंजाब केसरी निकाला लाला लाजपत राय ने, और ओपिनियन, अभ्युदय और भी 3-4 पत्रिकाएं बिपिन चंद्र पाल ने निकाला, और उनका ये अस्त्र कारगर हुआ, जिसको महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया। यंग इंडिया निकाला उनने, हरिजन निकाला, फिर गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, मदन मोहन मालवीय, बाबू विष्णुराव पराड़कर से लेके जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो लड़के थे, उन्हें अखबार को सामाजिक चेतना का एक अस्त्र के रूप में बनाया। लेकिन इसी के समानांतर हिंदुस्तान में एक और पत्रकारिता विकसित हो रही थी, जो अंग्रेजों की पत्रकारिता थी, और उसमें बेनेट कोलमैन ग्रुप, जिसको जो कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया को निकालती है, स्टेट्समैन और पायनियर, इस तरीके के अखबार अंग्रेजों के निकले। तो उस समय भी दो तरीके की पत्रकारिता हो गई, एक प्रतिबद्धता की पत्रकारिता और एक पक्षधरता की पत्रकारिता। तो जो आज़ादी के लड़ाके थे वो प्रतिबद्धता की पत्रकारिता निकालते थे, और अखबार उनके लिए मिशन था, अखबार उनके लिए समाज सेवा का कारक था। और जबकि जो अंग्रेजी के अखबार निकलते थे वो ये बात साबित करने में या प्रचारित करने में लगे रहते थे कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में आके इस देश का बहुत बड़ा भला किया। तो बहरहाल इसी तरीके से पत्रकारिता का विकास ये आपके आज़ादी के प्राप्ति के पहले तक होता रहा, और जहाँ तक मुझे ख्याल है कि जिसको हम बड़े स्पेक्ट्रम में कहें मास मीडिया, जनसंचार, तो उसमें लगभग सभी नेता, जिसे महात्मा गांधी को दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेटर कहा जाता है, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा गांधी जी के जीते जी सबसे ज़्यादा यदि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ छपा है तो वो उस समय महात्मा गांधी थे। जबकि उनके मुकाबले वहाँ पर चर्चिल महोदय थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन कवरेज की दृष्टि से इस पूरी दुनिया में अपनी बात को पहुँचाने में यदि नंबर 1 कोई थे तो महात्मा गांधी थे, क्योंकि वो बेहतरीन कम्युनिकेटर थे और वो जनसंचार माध्यमों की भूमिका को समझते थे। मोतीलाल नेहरू भी अखबार निकाले, लीडर अखबार उनका निकला, ये आपका नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी निकाला। छोटे छोटे जो नेता थे प्रोविंसेस के, वो भी अखबार निकालते रहे। तो ये अखबार की शुरुआत हिंदुस्तान में इस तरीके से हुई, अंग्रेजी के अखबार से, उस बदनाम अखबार जिसको हिक्की गजट कहते हैं। बदनाम क्या, इतिहास का एक माइलस्टोन तो है ही, तो हम उसको एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उस अखबार को भी याद करते हैं। लेकिन उसके प्रेरणा से पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बोली और भाषाएं थीं या विकसित थीं या उनके छपाई के संसाधन मौजूद थे, तो तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, पंजाबी में, गुरमुखी में, हिंदी में, इस तरीके से जितनी भी भाषाएं थीं सब में अखबार निकले। और लेकिन सभी अखबारों का एक सामाजिक सरोकार था। जैसा कि मैंने कहा कि वो प्रतिबद्धता की पत्रकारिता के तहत ये सब अखबार संचालित होते रहे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अभी आप ये समझें कि 1975 या 1975-80 के आसपास तक अखबार में रेट नहीं डाले जाते थे, अखबार में चंदा दरें लिखी जाती थी, यानी अखबार को सहकार माना जाता था। लेकिन ये लिबरलाइजेशन ने धीरे धीरे, लिबरलाइजेशन के पहले की भी बात है कि एक तो अंग्रेज़ों ने जो मीडिया हाउस छोड़ के गए, बेनेट कोलमैन छोड़ के गए,
या स्टेट्समैन छोड़ के गए तो वो ईरानी परिवार के हाथ में आ गए। स्टेट्समैन बेनेट कोलमैन को साहू श्याम प्रसाद जैन ने खरीद लिया, तो पायनियर भी हिंदुस्तान के मालिकानों के पास आ गया। तो वो कंपनियां जो अंग्रेज़ों ने अपने हित के लिए अखबार निकालने के लिए खड़ी की थी, वो हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गई। लेकिन इनको खरीदने वाले साधारण लोग नहीं थे, वो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। उनका आज़ादी के आंदोलन से इस तरीके का सरोकार नहीं था जैसे लाल बाल पाल का था, और जैसे मदन मोहन मालवीय का था, जैसे पराड़कर जी का या माखनलाल चतुर्वेदी का या गणेश शंकर विद्यार्थी का था। ऐसा उनका कतई नहीं था। उनने अखबार को एक उद्यम के रूप में स्थापित किया। तो हिंदुस्तान में अखबार भी एक धंधा हो सकता है, ये अंग्रेज बताकर चले गए। क्योंकि बेनेट कोलमैन और अंग्रेजी समूह के जितने भी अखबार थे उनको बड़े उद्योगपति ने खरीदा। जैसे हिंदुस्तान बड़ा घराने आ गया, तो इस तरह से कई उद्योगों ने मीडिया अपना शुरू किया। तो शुरुआत में तो मीडिया एक विजिटिंग कार्ड की तरह बड़े उद्योगपतियों के लिए रहा कि नेताओं के पास, सत्ता के पास अखबार के रसूख के दम पे उनके अपने रिश्ते बने। लेकिन धीरे 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 एक ये इस्टेब्लिश व्यवसाय सा बन गया। ये पुराने ज़माने की बात है। अब हम आज के पत्रकारिता की बात करते हैं, यानी कि 90 में जो लिबरलाइजेशन हुआ इसके बाद की बात करते हैं। तो लिबरलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान में सभी खिड़कियां खुल गईं, हर क्षेत्र के निवेश यहाँ पे आने लगे और हमारे लिए विकल्प ही विकल्प मौजूद हो गया। जैसा कि पहले हमारे दूरदर्शन का विकल्प था, हमारे पास कोई उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा जरिया नहीं था कि हम देश दुनिया की खबरों को सुन समझ सकें। लेकिन खबर के चैनल आए, रूपर्ट मर्डोक का जो स्टार ग्रुप है वो आ गया, और इस तरीके से सभी मीडिया में एक तरीके से एक नई क्रांति आ गई। टेलीविज़न अपने आप ही 82 में हिंदुस्तान में टेलीविज़न का एशियाड के साथ विस्तार हुआ, तो उसका भी विस्तार होता गया और धीरे धीरे कलर टेलीविज़न आया। पहले ब्लैक एंड वाइट में था, पर्दे वाला था, अब इसके बाद कलर टेलीविज़न आ गया। फिर टेलीविज़न क्रांति हुई। फिर टेलीविज़न क्रांति के बाद मल्टीमीडिया की क्रांति हुई कि पूरा टेलीविज़न पूरा स्क्रीन हमारी जेब में आ गया। हम मोबाइल में आज मतलब टेलीविज़न से भी ज़्यादा अपडेट और ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन की तस्वीरें आज हमारे पास मोबाइल में हैं। तो कुल मिला के तकनीकी क्रांति भी एक हुई जो जिसने हमारे इस मीडिया के रूप को बदला। लेकिन पत्रकारिता अपनी जगह कायम रही। यद्यपि पत्रकारिता जैसा कि अपने नाम से स्पष्ट है वो पत्र से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन हम अब पत्रकारिता को समग्रता के साथ मीडिया में शामिल मानते हैं। लेकिन फिर भी जो एक प्रमुख स्वर उभरता है वो पत्रकार का और पत्रकारिता का ही उभरता है। तो इसलिए जो चैनल में काम करते हैं, जो एंकर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं, वो भी पत्रकार की श्रेणी में ही आते हैं। और अब तो हिंदुस्तान में लगभग 80 करोड़ के आसपास एंड्रॉयड फ़ोन लोगों के हाथ में है, तो वो भी ब्रेकिंग देते हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनके न्यूज़ ग्रुप हैं, तो उनका भी एक कभी कभी तो बड़े चैनलों से भी आगे वो ब्रेकिंग जो हमको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फेसबुक लाइव के माध्यम से मिल जाती हैं। तो कुल मिला के पत्रकारिता का एक और विकल्प खड़ा हो गया जिसे हम सोशल मीडिया के रूप में जानते हैं। तो सोशल मीडिया ने की तमाम बुराइयां आप कर सकते हो कि झूठ फैलाता है, लेकिन ये झूठ को पकड़ता भी बहुत तेज़ी से है। तो इसके भी अपने गुण दोष हैं। लेकिन आज के दौर की जो पत्रकारिता है उसमें कई तरीके की चुनौतियां हैं। जैसे प्रिंट माध्यम है, प्रिंट माध्यम तो ये मान के चलें कि जैसे यूरोप और अमेरिका में लगभग सिमट चुके हैं और सभी अखबार डिजिटल रूप में आ गए हैं। बड़े बड़े ऐतिहासिक जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ये सब उसमें आ गया, डिजिटल फॉर्म में आ गया। अमेरिका के और इंग्लैंड के बहुत सारे अखबार जो है डिजिटल फॉर्म में आ गए।
आपको अब इस तरीके से उनका प्रोडक्शन भी होने लगा कि स्क्रीन में जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम अखबार के पन्ने पलट के पढ़ रहे हैं। तो ये एक टेक्निकल रिवॉल्यूशन है जिसने मीडिया के रूप को बदला है। तो अब इसकी वजह से जो एक कॉन्सेप्ट पेपरलेस में सरकार चाहती है कि कागज़ के रुपए नहीं छपे, तो अब एक कॉन्सेप्ट ये भी आया कि अखबार कागज़ में ना छपे, हम वर्चुअल मीडिया में या स्क्रीन पे पढ़ लें, उनको सेव कर लें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें। तो जो निकट भविष्य की पत्रकारिता है, जो आज की पत्रकारिता की जो चुनौती है वो ये है कि जो इन सब तकनीकी अपडेशन के साथ नहीं चलेंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। एक कोरोना ने भी एक बहुत ट्रांजिट पॉइंट खड़ा कर दिया है मीडिया के सामने। और जो मीडिया घराने थे, चाहे छोटे अखबार वाले हों या बड़े अखबार वाले हों, सभी ने बड़ा कटसाट किया है। और जहां 100 लोग काम करते थे वहां 30 लोग बड़े मुश्किल से काम करते हैं। तो कुल मिला के मीडिया उद्योग में एक बड़ा संकट जॉब का भी आया है। मतलब एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरीके से लिबरलाइजेशन से पहले और उसके बाद जब बैंकों का कंप्यूटराइजेशन हुआ तो थोड़ी भर्तियों में कटसाट हुआ और कंप्यूटर 10 लोगों का काम अकेले जब करने लगा तो वो 9 लोगों के जॉब धीरे धीरे छिनते गए। तो उसी प्रक्रिया में आप मीडिया को भी मान सकते हैं। तो एक तो ये चुनौती है कि जो इस अपडेशन के साथ, इस टेक्निकल अपडेशन के साथ नहीं रहेगा वो टिक नहीं पाएगा। ये मीडिया का जो आज का जो बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से अपने रूप और अपने रंग बदल रहा है, अपनी तकनीक बदल रहा है। तो हमको इसके पीछे पीछे या इसके बराबरी से दौड़ना पड़ेगा इस मीडिया में यदि टिके रहना है। तो एक चुनौती तो ये। दूसरी चीज़ जो हिंदुस्तान की पत्रकारिता को या मीडिया को लेके जो संकट है वो सबसे बड़ा संकट है और उसको पहले से ही ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ की पत्रकारिता सेठाश्रयी या सत्ताश्रयी रही, यानी सत्ता का आश्रय और सेठों का आश्रय, उद्योग घरानों का आश्रय ना मिले तो कोई अखबार नहीं छप सकता है। और वो आश्रय विज्ञापन के माध्यम से मिलते हैं। जैसे हम 10 का या 12 पन्ने का जो अखबार 2 रुपये में या 4 रुपये में पढ़ते हैं, वास्तविक रूप से उसकी जो कीमत बैठती है वो 15 से 16 रुपये के आसपास बैठती है। तो वो 2 रुपये का अखबार जब हमारे पास आता है तो पता नहीं कितने समझौतों के बाद आता है। उनको जिन उद्योगपतियों के पैसे से उनके विज्ञापन छापने हैं और सरकार के विज्ञापन छापने और ये तमाम चलाना है, तो निश्चित तौर पे आप वहाँ पर पत्रकारिता की निष्पक्षता की बात नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में हमारे देश में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, बड़ी चीज़ें बहुत हाइपोथेटिकल हैं। जैसे अध्यापक को लेके अभी भी सम्मान से माना जाता है कि ये गुरु है। माँ बाप के बाद यदि सबसे ज़्यादा हमारे आचरण को, हमारे चरित्र को, हमारे संस्कार को कोई गढ़ता है तो एक शिक्षक गढ़ता है। ये पुराने ज़माने की बात है जो किताबों में लिखी है, गुरुकुल के ज़माने की बात है। उसी तरीके से पत्रकारिता को लेके भी कि पत्रकारिता मिशन है, समाज से। अरे ये बताइए कि कागज़ उनकी, कलम उनका, स्याही उनकी, दावात उनका, कैमरा उनका, स्क्रीन उनका, कुर्सी उनकी, टेबल उनकी, पत्रकार वहाँ पे बैठ के अपने मन की बात कैसे कर सकता है? तो एक मिसकंसेप्शन पत्रकारिता को लेकर भी है। आपको लगता है, जहां आप मुझसे सहमत होते हैं, आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप बड़े निर्भीक हैं, आप बड़े निष्पक्ष हैं। क्यों? क्योंकि हम आपकी विचारधारा के साथ हैं। लेकिन इसी के जिनको ये बातें नहीं लगती और जो इस विचारधारा के विपरीत है, तो उनको लगता है कि पत्रकार है, ये सरकार या किसी विचारधारा का चाटुकार है या सबके सामने दंडवत है। तो हिंदुस्तान में पत्रकारिता निष्पक्ष भी हो सकती है। आज की दौर में ये मतलब ये मान के चलो कि रुई के ढूहे में सुई ढूंढने जैसा काम है। तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान की पत्रकारिता निरपेक्ष और निष्पक्ष है। मैंने उसकी वजह
वजह है? ये हो सकती है तो मनी के कारण जनता पैसे से चलता है। आप विज्ञापन लेना बंद कर दीजिए, आप सरकार से सुविधाएं लेनी बंद कर दीजिए, और जनता के चंदे से वर्चुअली, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उस जमाने में उनको कोई विज्ञापन नहीं मिलता था और सरकार के खिलाफ वो लड़ते थे, लेकिन उस जमाने में भी हिंदुस्तान काला कांकर जैसी जगह से निकलता था, रणबेरी और आज बनारस से निकलता था, प्रताप कानपुर से निकलता था, कर्मवीर निकालते थे खंडवा से, और जबलपुर से माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इस तरीके से वो जनता के सहकार से, तो तब उसकी ताकत थी। आज जनता के सहकार से अखबार नहीं निकल रहे हैं। आज तो ये मारकाट की दौर में, अब तो ये कोरोना के बाद तो ये प्रिंट का मामला कुछ सिमट गया है। नहीं तो एक समय कम्बो पैक आता था, 45-50 पेज के अखबार आपके घर में 2 रुपये 1 रुपये में पहुंच जाते थे। तो ये हर पाठक को सोचना चाहिए कि हमारे पास जो, हम बच्चे को उतना रफ कागज खरीदने जाते हैं तो वो 20 रुपये में मिलता है, तो ये जो हमको 50 पेज का दस्ता कम्बो पैक फेंक जाते हैं, 2-2 किताबों के बराबर मोटे, और 1.5 रुपये में, कैसे वो कंप्रोमाइज़ होते हैं उद्योगपतियों से, सरकार से। तो इस तरीके से ये प्रवृत्ति जो उद्योग के प्रति आश्रित होने की, सरकार के प्रति आश्रित होने की प्रवृत्ति, हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मीडिया घराना, चाहे, हाँ ये बात सही है कि उसके भी पक्ष और विपक्ष होते हैं। तो जब मुझे लगता है, जैसा कि मैंने इससे पहले कहा, कि जब मुझे लगता है कि कोई सत्ता के खिलाफ खड़ा है, तो ऐसा लगता है कि वो बड़ा निष्पक्ष है। लेकिन उसका एक पक्ष तो है, क्योंकि उस सत्ता के खिलाफ खड़े हुए लोगों के साथ है, तो वो निष्पक्ष कहाँ हुआ? और एक पक्ष ये है, देखिए ये समस्या हिंदुस्तान, ये ग्लोबल फेनोमेनन है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब अमेरिका का संविधान लिखा जा रहा था, तो मिस्टर थॉमस जेफरसन, जो बाद में राष्ट्रपति वहाँ के बने, उन्होंने एक बात कही थी कि अखबार बिना सरकार के, या सरकार बिना अखबार के, मुझे कोई चुने को कहे तो मैं अखबार बिना सरकार के चुना करूंगा। और पूरी दुनिया में अमेरिका का जो प्रेस है आज भी बड़ा स्वतंत्र है, और बड़ा निर्भय और बड़ा मुक्त है। वजह ये है कि संविधान में, अमेरिका के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है। उसमें स्पष्ट ये लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। अखबार की स्वतंत्रता इस मुल्क की स्वतंत्रता की सीमा है, अनंत सीमा। जिस तरीके से एक व्यक्ति स्वतंत्रता की उन्मुक्तता का उपभोग कर सकता है, उसी तरीके से अखबार भी करे। लेकिन अमेरिका में भी स्थिति बहुत तेजी से बदली। वो जेफरसन महोदय जब राष्ट्रपति बने, और इतिहास से आप वाकिफ होंगे कि जितनी परतें अमेरिका के अखबार ने सत्ताधीशों की उघाड़ी, आज हर स्कैंडल को हम वाटरगेट के साथ जोड़ के देखते हैं। तो वो वाटरगेट अमेरिका का एक बड़ा लैंडमार्क नमूना था मीडिया का, जो वाटर कैनेडी से जुड़ा हुआ। तो उस स्कैंडल को जिस तरीके से पर्दाफाश किया गया, वो वाटरगेट कांड के नाम से इस दुनिया में जाना गया। लेकिन वही अमेरिका आज यदि सबसे अधिक किसी का दुश्मन है तो प्रेस का है, तो हम बदल नहीं सकते। वही अपने राष्ट्रपति काल के दरमियान आपको कहा कि जो मीडिया है वो एक तरीके से उस पर सही तथ्य रख दिए जाए तो उससे बनने लगती, कुछ इस तरीके का अंग्रेजी उन्होंने कहा था। और अभी ट्रंप साहब थे इस चुनाव से पहले, जो बाइडेन से पहले, तो ट्रंप साहब ने तो सीधे कहना शुरू कर दिया था पब्लिक से कि ये अखबार झूठे हैं और इन पर विश्वास मत करिए। उनसे गलत सवाल पूछने पर व्हाइट हाउस से न जाने कितने अखबार वाले बेदखल किए गए।
तो अमेरिका में भी प्रेस को लेके सरकार की दृष्टि बड़ी एक दिलचस्प मोड़ पे खड़ी हुई है, रोमांचक मोड़ पे खड़ी हुई है। और एक बड़ी बहस चल रही है। ग्लोबल टाइम्स करके एक अखबार ने एक बड़ी बहस छेड़ी थी कि अमेरिका के पत्रकारिता का भविष्य क्या होगा। मैं अमेरिका का संदर्भ इसलिए लिया कि वहाँ की चलन, चाहे इकोनॉमी की हो या सोसाइटी की हो, उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है और इन दिनों भारत में तो ज़्यादा ही पड़ता है। तो इस भारत में भी पत्रकारिता पक्षधरता की पत्रकारिता है, प्रतिबद्धता की पत्रकारिता लगभग लुप्त होने की स्थिति में है। प्रतिबद्धता की पत्रकारिता करने का साहस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो खुद अपनी बात को कहने के लिए और अपने संसाधनों के माध्यम से। तो इस नाते मैं ये मानता हूँ कि जो ये सोशल मीडिया की जर्नलिज्म है, जो मोबाइल जर्नलिज्म है, ये ज़्यादा बेहतर है। आज की तारीख में इसमें झूठ फरेब जरूर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें सच्चाइयाँ भी बहुत हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब दुनिया के बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान एक रास्ता खोल देता है। तो ये जो सोशल जर्नलिज्म में, जिसमें मैं आपसे सामने मैं बात कर रहा हूँ, मैं कभी कल्पना कर सकता था कोई टेलीविज़न का चैनल मेरे घर में आके और माइक मेरे सामने लगा के किसी ऐसी गंभीर विषय पे मुझसे बात करेगा या मुझे इतना भी अवसर मिलेगा? नहीं, ये सोशल मीडिया का करिश्मा है और एंड्रॉयड के माध्यम से ये ताकत हर हाथ में पहुंच गई है। लेकिन यदि हमने इस ताकत का दुरुपयोग किया, यदि हम इसमें फैब्रिकेशन किया, यदि हम इसको टेंट किया, तो धीरे 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 ये जो सोशल मीडिया है ये भी कटघरे में खड़ा हो जाएगा और कटघरे में खड़ा करने की कोशिश ही की जा रही। अभी इस पे केंद्र सरकार एक कानून बनाने जा रहा है कि सोशल मीडिया को भी एज ए मीडिया की परिभाषा में रखते हुए इसको केंद्र सरकार जो है सूचना प्रकाशन मंत्रालय के अधीन करने जा रहा है या कर चुका है। तो कुल मिला के इस पर भी सरकार की एक चौकस नज़र बनने वाली है। अभी तो वो चीन के ऐप्स पे या गूगल पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे ऐसे प्लेटफॉर्म की चर्चाएं कभी उठती हैं कि हमारे डाटा चोरी करके वहाँ पहुँचाए जाते हैं या झूठी खबरें चलाई जाती हैं या झूठी खबरों को संपादित नहीं किया जाता। इस तरीके के वाद विवाद सामने आते रहते हैं। लेकिन निकट भविष्य में आप देखेंगे कि जो एक उन्मुक्त विकल्प सोशल मीडिया के रूप में मुझे मिला हुआ है, ये भी अंडर स्कैन होने जा रहा है या अंडर स्कैन हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसकी ताकत को बनाए रखने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेह और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार बनाने की कोशिश करें। हमारे महात्मा गांधी भी कहते थे कि स्व अनुशासन, जैसे वो जो रामराज की बात करते थे ना, रामराज का मतलब जहाँ पे दैट गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट हु गवर्न लीस्ट, वो सरकार जो कम से कम शासन करे। हमको किसी के को आदेश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हम अपने आप को इतना आत्म अनुशासित करें। मीडिया में ये सबसे ज़्यादा लागू होती है। मीडिया में ख़ासतौर पे ये सोशल मीडिया में आत्म अनुशासन की, ये जो प्रिंट मीडिया है और चैनल की मीडिया है, ये जो मीडिया की दुनिया है, इसको तो नियंत्रित वही करेगा जैसा कि मैंने कहा, जिसकी टेबल कुर्सी होगी, जिसका कैमरा माइक होगा और जिसकी कागज़ कलम होगी, जिसका कंप्यूटर लैपटॉप होगा, वही इसको नियंत्रित करने वाला है। इसको पत्रकार या संपादक नियंत्रित करने वाला नहीं है। इसको सेठ ही नियंत्रित करेगा और उसका इंटरेस्ट सत्ता के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से जाएगा। और वही एक अवधारणा ये होती है क्योंकि उसके मोर्चे पे पत्रकार होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा गालियाँ उसी को खाने को मिलती हैं। रवीश कुमार जी मेरे मित्र हैं, लेकिन रवीश कुमार जी यदि जी न्यूज़ में आ जाएंगे तो उनकी भाषा बदल जाएगी। या जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी, मैं व्यक्तिगत नाम लेके कह रहा हूँ, यदि सुधीर चौधरी एनडीटीवी में चले जाएंगे तो उनकी भाषा बदल जाएगी, यदि उनको नौकरी करना है तो। और नहीं तो वो पुण्य प्रसून और आशुतोष की तरह मारे मारे फिरेंगे। इतने अच्छे पत्रकार जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा आज की तारीख में।
क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने मन की बात कहने की कोशिश की। उद्योगपतियों ने या चैनल मालिकों ने जो प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध कराया, उनने अपने मन की बात करनी शुरू कर दी। तो जब अपने मन की बात शुरू कर दी करनी तो एक के बाद एक चैनल में गए, फिर दूसरे चैनल में गए, उसने भी निकाला, तीसरे चैनल, आप फुर्सत में बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे मेधावी पत्रकार जिनने ये कोशिश की कि वो अपने मन की, अपने दिल की बात करें। यद्यपि हम जब अपने मन और दिल की बात करते हैं तब भी निष्पक्ष नहीं होते, क्योंकि मेरा अपना एक पक्ष होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि निष्पक्ष इस सृष्टि में सिर्फ ईश्वर होता है और प्रकृति, बाकी कोई निष्पक्ष नहीं होता। तो पत्रकारिता के संदर्भ में ये जो बात कर रहा हूं, तो जो आने वाला समय है उसकी पत्रकारिता की जो चुनौतियां हैं बड़ी विकट हैं। पहली चुनौती तो तकनीकी अपडेशन का है। हमारे साथी, हमारी नई पीढ़ी के साथी जो चाहे मुफस्सिल जर्नलिस्ट हों, यानी कि कस्बे की पत्रकारिता कर रहे हों, शहर में हों या महानगरों में हों, उनको तो तकनीकी अपडेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वक्त के साथ उनको दौड़ना पड़ेगा। जो नहीं दौड़ेगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो इस दुनिया क्या हो रहा है, हिंदुस्तान का इससे काम नहीं चलने वाला। जापान में क्या हो रहा, चीन में क्या हो रहा, कोरिया में क्या हो रहा और अमेरिका में क्या हो रहा, जर्मनी में क्या हो रहा, वहाँ का मीडिया किस मुकाम पे खड़ा है, ये तो सब हमारी मुट्ठी में है। तो हमको उसको, हमारा जो मुकाबला है, हमारा जो चैलेंज है वो ग्लोबल है, लोकल नहीं है। भले हम साधनहीन है, सुविधा हमारे पास वो तमाम वो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो चैलेंजेस हैं जर्नलिज्म के, वो ग्लोबल चैलेंजेस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने सबको ग्लोबलाइज कर दिया है। अब हमारे कुछ मित्र मान के चलो विदेश में हैं, तो उनके भी लाइकिंग हमको देखने को मिल रहे हैं। तो वो अमेरिका में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के हम मुझे देख रहे हैं। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमारा जो दायरा है, वो अब 7 समंदर लांघ के तमाम पूरी दुनिया में फैल गया है। तो इसलिए पत्रकारिता में इस चैलेंज को तभी हम मीट आउट कर पाएंगे जब हम तकनीकी रूप से अपने आप को कर जाएंगे। तो एक ये चीज है। दूसरी चीज, ये प्रतिबद्धता और उदारता की पत्रकारिता में स्पष्ट रूप से दो फांक हो गया है। एक रिपब्लिकन के साथ है प्रेस, और एक प्रेस है जो डेमोक्रेट के साथ है। तो अमेरिकन और डेमोक्रेट कुल मिला के वहाँ का जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो राजनीतिक तौर पे दो खांचों में बढ़ चुका है। कमोबेश यही स्थिति यूरोपियन देशों में भी है और हिंदुस्तान में भी लगभग वही स्थिति है। एक मीडिया, मुख्य धारा का एक मीडिया है जो मोदी के पक्ष में है, एक मीडिया मुख्य धारा का मीडिया है जो मोदी के विपक्ष में है। तो ये पक्षधरता की पत्रकारिता समय के साथ बढ़ती जाएगी। और दूसरा क्या है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का असर अंदर तक पहुंच रहा है, तो ये जो बड़ा मीडिया है, जैसे बहुत से लोग चैनल देखना बंद कर दिए, बहुत से लोग अखबार पढ़ना बंद कर दिए, क्योंकि उनको न्यूज़ अपडेशन बहुत जल्दी मिल जाता है। एक बड़ी सी बड़ी बात को ट्विटर की 4 लाइन में वो पहुंच जाते हैं, फिर अपना विस्तार से अपना काम करते रहते हैं। तो कुल मिला के जो मुख्य धारा का मीडिया बनने वाला है वो यही है, क्योंकि ये इसके डाटा हैं और मतलब इसका असेसमेंट है, और इसका सही असेसमेंट है कि हमको कितने लोगों तक हमारी पहुंच है। इसलिए हम जब देखते हैं कि मोदी के कितने फॉलोअर्स हैं, तो ट्रंप के कितने फॉलोअर्स हैं, कंपेयर करते हैं हमारे नेता के कितने फॉलोअर्स हैं और अमेरिका के नेता के कितने फॉलोअर्स हैं, और जो जर्मनी की उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उसके आधार पर हम उसकी हैसियत का आकलन लगाते हैं। तो अब ये डिजिटल की दुनिया आ गई है, तो ये डिजिटल मीडिया की ताकत दिनों दिन बढ़ेगी। और ये एक बड़ा खतरा भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो डिजिटल लिटरेसी है वो पर्याप्त नहीं है। हम मोबाइल ऐप पे कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और लगातार अलाउ में टिक करते जाते हैं, हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे जब बीमा करवाने वाला आता है तो वो 6 पॉइंट में लिखा हुआ जो शब्द है उसको हम पढ़ें तो 1 महीना लग जाए, और शायद इसीलिए इस तरीके से लिखते भी होंगे। उसी तरीके से हर ऐप पे
सेवा वही पूरी शर्तें तो वही लिखी जा रही, मतलब हम उनमें भी हामी भरते जा रहे हैं कि हमारे वो अंदर की गतिविधियां, हमारा अकाउंट, हमारे परिवार के बारे में, हमारी हिस्ट्री, हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारा अकाउंट सब कुछ जान ले, और हम आँख मूंद के उसको अलाउ 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 करते जाते हैं। तो वो डाटा कहीं इकट्ठा होता है। और आज के ज़माने में मैं आपको बताऊं कि हीरा मोती जवाहर इसकी कीमत नहीं है, डाटा की कीमत है। जिसके पास डाटा होगा वही करोड़पति होगा। इस देश में जो टॉप 5 हैं वो डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं। ऑनलाइन का बिजनेस करने वाला अमेजॉन है, अलीबाबा है जो ऑनलाइन का बिजनेस करता है, ये आपके बिल गेट्स साहब हैं, जुकरबर्ग साहब हैं। तो जिनके पास डाटा है वही अमीर है। तो नए ज़माने की पत्रकारिता डाटा की पत्रकारिता है। आपके पास कितने लोगों तक पहुंच है, आपकी बात कहाँ तक पहुंच रही है, जहां तक पहुंचे है तो वो वर्ग कैसा है, उसका फीडबैक है, उसके रिएक्शंस क्या हैं, ये सब चीजें बहुत मायने रखेंगी। तो जो भविष्य की पत्रकारिता है वो और भी साइंटिफिक, और भी पेचीदा, और भी दिलचस्प, और भी मनोरंजक होने वाली है। तो हमें इन सब चीज़ों को के साथ खुद को अपडेट रखना है। और ये चीज़ तो हम भूल जाएं। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि पत्रकारिता से लोग उम्मीद करते हैं कि वो समाज सेवा का काम करे। शिक्षक से जिस तरीके से उम्मीद की जाती है कि वो अच्छा पढ़ाए, निश्चित तौर पे जो पत्रकारिता की शुरुआत इस दुनिया में हुई होगी उसके पीछे यही अच्छा एक उद्देश्य होगा। और हमारे यहाँ चूँकि स्वतंत्रता संग्राम का एक अस्त्र के रूप में ये पत्रकारिता रही है, तो इसलिए हमारे यहाँ और भी पवित्र भावना के साथ इसको जोड़ कर देखा जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। तो इसलिए हमारी अपनी एक धारणा भी बदलनी होगी। और मैं ये आग्रह करता हूँ कि बाजार में हर तरह की दुकान हुई है, कोई नकली बेचता है, कोई शुद्ध माल बेचता है, व्यापार सभी कर रहे हैं। तो कोशिश ये हो कि यदि हम इस व्यापार मीडिया के बाजार पे बैठे हैं तो शुद्ध माल बेचें, मिलावट का नहीं। जो बात करें वो तथ्यों के साथ करें, तर्कों के साथ करें, और सबूतों के आधार पे करें, और ऐसा करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोक हित हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोक मंगल की कामना हो। ऐसा हम इस दायरे में भी मतलब ये सेठाश्रयी और सत्ताश्रयी पत्रकारिता के दायरे में भी बैठ के ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा बहुत से पत्रकार साथी ऐसा कर भी रहे हैं, और वो अपने तरीके, अपनी बात पहुंचाने के तरीके खुद इजाद कर लेते हैं, और लोगों तक वो बात पहुंच भी जाती है, और लोगों को बातें समझ में भी आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के वर्तमान चुनौतियां और उसका भविष्य क्या है, इस पर मोटा मोटी तौर पे हमने एक अपनी बात रखने की कोशिश की। और ये गंभीर मंथन का विषय है, गंभीर विचार विमर्श का विषय है, और इसको इस विषय पे खासतौर पे पत्रकारिता से जुड़े विद्यार्थियों को और पत्रकारिता से जुड़े हुए हमारे पत्रकार साथियों को इस पे विमर्श करते रहना चाहिए। और दुनिया में इस मीडिया के क्षेत्र में क्या घट रहा है और निकट भविष्य में क्या घटने वाला है, इस पर भी उनको सतत नज़र रखनी होगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।